बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत ही गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं, बहुत ही बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं और इसी हवाले से हमने ये वीडियो मुरतब की है कि ये जो दोनों मामलात हैं वो हम आपके सामने रखें। सबसे पहले लेकिन मैं आगाज़ मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से करना चाहूँगी। आपको पता है मरीम नवाज़ साहिबा एक बड़ी ही एग्रेसिव टोन के साथ अपनी जो पार्टी है उसको ऑर्गेनाइज़ करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अब वो एबटाबाद में हैं और एबटाबाद में भी धराधर जो है वो जोशीली और गर्मीली जो है वो तकरीरें कर रही हैं और इमरान खान के ऊपर बिल्कुल भी जो हाथ है वो हौला नहीं रख रही हैं। ठीक है, बहुत एग्रेसिव किस्म का उनका स्टांस रहा है, लेकिन सिर्फ मरीम नवाज़ ही इस टाइम पर एग्रेशन मोड में नहीं है। हम ये एग्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट में भी देख रहे हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट में कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं। 5 कर्नल्स और 2 ब्रिगेडियर्स के ख़िलाफ़ जो हैं ये कार्रवाइयाँ हुई हैं और इनमें से एक नाम तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ अरसे में जब हुकूमत थी इमरान खान साहब की और मरीम नवाज़ साहिबा काफ़ी बार अक्सर ये जिक्र करती हुई पाई गई हैं कि पार्लियामेंट एक कर्नल चला रहा है, पार्लियामेंट एक कर्नल चला रहा है। अक्सर हमने सुना है उस टाइम के MNA से, वफाकी वज़रा से भी लेटर, कि जी एक जो कर्नल साहब थे वो तमाम तर मामलात में बैठा करते थे जब कोई बजट पास होना होता था, जब तमाम तर पार्लियामान के मामलात जो हैं वो चलने होते थे। तो भाई ये वही कर्नल हैं जो कि बड़े फेमस रहे हैं पार्लियामान को चलाने के लिए, और इन कर्नल का नाम है जी कर्नल रिटायर्ड लियाकत अली वसीम साहब। इनके हवाले से ख़बर आई और मुझे लगा कि जब ये ख़बर आई तो हमें ये ख़बर अब तक पहुंचानी चाहिए। ये ख़बर जो डिग आउट की है ये उमर चीमा साहब ने की है और ये बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और उमर चीमा साहब खासा रहा है उनका इस किस्म की ख़बरें करने का, लेकिन ख़बरें बहुत मज़ेदार हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप तक ये ख़बर पहुँचानी चाहिए कुछ तफसील के साथ। लुब्बे लुबाब इस खबर का ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ मरीम नवाज़ ही एग्रेशन मोड में नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उन तमाम लोगों के साथ, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये वो तमाम लोग हैं जो कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के राइट लेफ़्ट हैंड होते थे, या अगर मैं ये कहूँ कि ये वो कोर ग्रुप है जनरल फैज़ हमीद का जो कि नरगे में आया हुआ है, जिसके गिर्द घेरा तंग हुआ हुआ है, तो कुछ गलत नहीं होगा। और घेरा तंग क्या होना है, मतलब बेसिकली दे आर अंडर स्क्रूटनी, और इस हद तक अंडर स्क्रूटनी है कि भाई बेसिकली जो पार्लियामेंट चलाने वाले कर्नल हैं, ठीक है, हम इनको ये कह देते हैं ना, इनका तो मतलब खासा यही है, इनकी वजह शोहरत भी यही है। तो जो पार्लियामेंट चलाने वाले कर्नल हैं ये बेसिकली अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड जा रहे थे, बड़ी आसानी से सबका इमिग्रेशन हो गया और हमने ये देखा कि जी जब लाउंज में पहुँचे, डिपार्चर लाउंज में, तो बाकी फैमिली को एक तरफ, लेकिन जो कर्नल साहब हैं पार्लियामेंट चलाने वाले, उनको जो है रोक लिया गया और उनको कहा कि भाई आप तो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। अब क्योंकि इदारा है उसकी बहुत ही एक स्क्रूटनी होती है और जो कर्नल साहब हैं ये ऑफ कोर्स ISI से वाबस्ता थे, तो इनकी स्क्रूटनी का लेवल जो है वो बड़ा ही एक डिफरेंट होगा। वो इसलिए क्योंकि जो ISI इस्लामाबाद ऑफिस के जो साबिक सरबरा हैं और वो जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के जो ख़ास आदमी हैं, उनकी फिर स्क्रूटनी भी तो ख़ास होगी ना, ऐसी वैसी थोड़ी ना होगी, उनकी चीज़ें भी बड़ी ख़ास होंगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी वजह शोहरत पार्लियामान को चलाना नहीं, बल्कि जो पैनामा पेपर्स हैं इनकी तहकीकात तक, यहाँ तक इनके पास पावर थी, इनके पास ये सारा एक्सेस था कर्नल रिटायर्ड लियाकत अली वसीम साहब के पास, कि नून लीग की क़यादत के हवाले से जो अक्सर एहतसाब के जो केसेस होते थे वो इनके गिर्द बहुत ज़्यादा घूमते थे। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये डिसाइड करते थे कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, या इस केस का अब क्या करना है, नून लीग के बंदे का एहतसाब का, फॉर एग्जांपल अगर इसका केस आ गया तो इसको किस तरह से हैंडल करना है, मतलब इनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता था। ये खबर आप तक पहुंचाने का मकसद ये भी है कि जो आजकल हवाओं का रुख दूसरी तरफ है ना, मतलब किस तरफ है कि कभी हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है, शेख रशीद साहब अभी तक नरगे के अंदर हैं, शहबाज गिल साहब जो हैं वो काफ़ी चीखे वीखे मार रहे हैं, उनके वो भी काफ़ी अरेस्ट रहे, उन्होंने भी काफ़ी सोबत बर्दाश्त की है जेल की। उतने दिन नहीं की है, उतना टाइम नहीं किया है जितने टाइम नून लीग वालों ने किया, लेकिन खैर ऑफकोर्स, और उनके ऊपर वो एक बहीमाना किस्म का तशद्दुद भी हुआ है जिसको मैं बार बार कंडेम करती हूँ जब भी मैं उसका जिक्र करती हूँ। तो उससे ये भी बात पता चलती है कि नून लीग के अगेंस्ट जो सब कुछ हो रहा था वो ये कर्नल साहब कर रहे थे, और कर्नल साहब करने का मतलब ये है कि ऑफकोर्स इदारा इसको बैक कर रहा था, और इदारे का बैक करने का मतलब ये है कि ये सब के सब पॉलिटिकल इंजीनियर थे। हमें तो पहले से पता था, लेकिन अब उन चीज़ों की तस्दीक हो रही है, अब उन चीज़ों की तस्दीक हो रही है बिकॉज कर्नल लियाकत साहब मतलब इतने पावरफुल, जनरल फैज़ साहब ने इनको इस हद तक इख्तियार दिया था
पनामा, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में क्या कुछ नहीं होता, बजट्स पास हो रहे होते हैं, कानून साजी हो रही होती है, मतलब बहुत सी छोटी बड़ी बहुत सी चीज़ें, ये तो मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की बात कर रही हूँ, बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका असर पाकिस्तान की आवाम पर होता है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम कम वोट करे ज़्यादा वोट करे, लेकिन वो वोट सिविलियन रिप्रेजेंटेशन को करती है, कि हमारी रिप्रेजेंटेशन ये है। जो पाकिस्तान की आवाम है वो किसी कर्नल को, किसी मेजर को वोट नहीं करती, वो किसी इदारे के पावरफुल शख्सियत को वोट नहीं करती, वो एक आम सिविलियन शख्स को वोट करती है। लेकिन उनके बिहाफ पे अगर फैसले वो लोग करें जो कि सरकारी मुलाजमत पर हैं, या अगर उनके बिहाफ के फैसले अगर ये कर्नल साहब कर रहे हैं, कर्नल रिटायर्ड लियाकत अली वसीम साहब कर रहे हैं, तो क्या ये आवाम के साथ धोखा नहीं है? इस स्टोरी से ये भी पता चलता है। अच्छा, अब ये कोई इमोशनल किस्म का वीलॉग नहीं है, ये वीडियो आप लोग को सच्चाई बताने के लिए, ये एक स्टोरी आई है, उमर चीमा साहब की स्टोरी है, और इस स्टोरी को पढ़ के जो मेरे एहसास, जो ख्यालात है, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि न्यूज़ इंडस्ट्री में काम नहीं करते, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे देखने वाले, लेकिन उनको इंटरेस्ट होता है कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, सियासी हलकों में क्या हो रहा है। मुझे उनको ये बताते हुए शर्मिंदगी, मुझे ये स्टोरी पढ़ते हुए शर्मिंदगी महसूस हुई। अच्छा, हमें बहुत सी बातें पता थी, लेकिन अब जिस तरह से कॉलम्स में और ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, और इतने खुलकर इंकशाफात हो रहे हैं, आप यकीन करें, मुझे पढ़कर, मुझे जानकर इतनी निटी ग्रिटी चीज़ें, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये है हमारे मुल्क की जमहूरियत। बस इतनी सी जमहूरियत है, सिर्फ नाम की जमहूरियत है। कि भाई आपको कैसा महसूस होगा जो मुल्क के अंदर एक जमहूरी प्रोसेस के कायल हैं, उनको कैसा महसूस होगा कि भाई उन्होंने एक मुंतखब नुमाइंदे को चुना। ठीक है, चले नवाज शरीफ की एग्जांपल ले लेते हैं, नवाज शरीफ की एग्जांपल ले लेते हैं। नवाज शरीफ को चुना, नवाज शरीफ को चुन करके उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा, नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में जाते हैं, उसके बाद पनामा पेपर्स की तहकीकात होना शुरू हो जाती हैं। उस तहकीकात के अंदर एक कर्नल साहब हैं जो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, यही कर्नल जिनके खिलाफ अभी स्क्रूटनी हो रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो ये किरदार अदा करते हैं, और फिर उसके बाद उस किरदार के पेश नज़र उनको निकाल दिया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, इन्होंने फाइंडिंग्स की होंगी, इनका किरदार बहुत अहम रहा होगा, इन्होंने पनामा के केस के अंदर फाइंडिंग की, JIT बनी, JIT के नतीजे के अंदर फिर अदालतों ने ये फैसला दिया कि हाँ जी, बिकॉज इन्होंने तनख्वाह नहीं ली, इन्होंने अपने एहसास छुपाए हैं नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि इन्होंने तनख्वाह नहीं लिया, तो बस ठीक है जी, अब आप घर जाएँ। और उसके बाद एहतसाब के जितने भी केसेस रहे हैं PMLN के स्पेसिफिकली, उसके अंदर इनका किरदार रहा है। पार्लियामान के तमाम फैसले, कैसा लगेगा आवाम को सुन करके कि भाई हम हैं असी ते नवाज शरीफ को भेजे ऐसी पार्लियामेंट। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि जी कर्नल लियाकत आपके हिस्से का बजट पास करवाने में मदद करते रहे हैं, कर्नल लियाकत आपके हिस्से की तमाम तर कानून साजी में कराने में मदद करते रहे हैं। आप समझ रहे हैं कैसा लगेगा? मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा जी, खैर बात बड़ी लंबी हो जाती, लेकिन फिर मरीम नवाज़ ने तो इनका बड़े ज़ोर शुरू से मतलब नाम भी लिया था, मतलब नाम इन द सेंस कि डेजिग्नेशन बताई थी, इनका नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो एक कर्नल चला रहा है, और बार बार वो ये कहती थी। और ये वाक़या तकरीबन कोई 15 जनवरी का पेश आया है कि जब इनको मुल्क से बाहर जाने के लिए रोका, और वो खैर स्टोरी जो है वो अल्टीमेटली बाद में डिग आउट हुई है। अच्छा, ये सिर्फ अकेले नहीं है, इसके अलावा मैं आपको बहुत पहले अपने इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये खबर भी दे चुकी हूँ कि वो एक और ISI के ऑफिसर थे, आपको याद है रहमतुल्लाह जिनका नाम था, जिन्होंने एक ड्रामा भी किया था। ड्रामा क्या था कि वो रूहानी पीर बने थे, वो बुशरा बीबी के जो पीर बने थे, याद है ना आपको जी? वो साहब जो हैं वो भी ऑफ कोर्स जनरल फैज़ साहब ने उनको प्लांट किया था, जनरल फैज़ साहब ने उनको तमाम तर सहूलतकारी प्रोवाइड की थी, जनरल फैज़ साहब ने उनको तमाम तर फ्री हैंड दिया था। भाई वो भी इसी के अंदर शामिल हैं कि उनके ऊपर भी स्क्रूटनी हुई है, क्योंकि वो जी ख़ास तौर पर एक रूहानी शख्सियत बने थे बुशरा बीबी साहिबा की। और फिर उसके बाद सिर्फ वो नाम नहीं है, इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिम महमूद साहब है, ये भी एक और कर्नल साहब है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर तैनात हुए थे। ठीक है, वो भी एहतसाब की कार्रवाइयों में शामिल रह चुके हैं, तो उनके ऊपर भी स्क्रूटनी हुई है। इसके अलावा 3 दीगर रिटायर्ड कर्नल्स भी हैं, उनके ऊपर भी तहकीकात हो रही है। तो कुल मिला के जिनके ऊपर तहकीकात की गई है वो टोटल 5 आप कह लें कि जी कर्नल्स हैं, और 2 जो है वो ब्रिगेडियर्स हैं। तो टोटल 7 लोग हैं जिनके हवाले से कार्रवाई हुई है। अब इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं ये हमारे ये पार्लियामान वाले जो कर्नल साहब हैं, ये वो हैं, और इसलिए इम्पॉर्टेंट है जिसकी मैंने आपको रीजंस बता दी हैं। अब ये तमाम स्टोरी बताने का मकसद ये है कि जिस तरह जब हुकूमत बदलती है
नया वज़ीर आज़म आता है, वो अपनी नई काबीना लेकर आता है, अपने साथ वो लोग लेकर के आते हैं जिनके साथ वो काम करने के लिए कंफर्टेबल रहते हैं। ऐसे में जब इदारों में भी चेंजेस आते हैं तो वो अपनी टीम लेकर के आते हैं। ये कार्रवाइयों का मकसद, इनको हटाने का मकसद, इनके ऊपर स्क्रूटनी करने का मकसद, इनको एक चेक में रखने का मकसद ये है कि जो जनरल फैज़ ग्रुप है ना, वो नरगे में है, वो अंडर स्क्रूटनी है और वो ओवर डन एंड डस्टेड है कि उनसे और उस ग्रुप से अब मज़ीद कोई सहूलतकारी और मज़ीद सर्विसेज नहीं चाहिए। इसीलिए ये तमाम तर कार्रवाइयाँ हो रही है जो कि नॉर्मल की कार्रवाइयाँ हैं, क्योंकि फ़ौज का एक मिजाज है, इदारों का एक मिजाज होता है। जो इस तरह के सिक्योरिटी के इदारे होते हैं, आपकी एजेंसीज हो गई, आपके फ़ौज का इदारा हो गया, उसका एक मिजाज है और उसका मिजाज ये है, एक टारगेट असाइन किया जाता है, उस टारगेट को जब अचीव कर लिया जाता है तो ओवर डन एंड डस्टेड, टारगेट अचीव्ड, टाटा बाय बाय, आपका काम ख़त्म। अब आपकी कहीं इधर उधर पोस्टिंग हो गई, कहीं दूर दराज इलाके में आपको जो है वो भेज दिया जाता है, या आपको अर्ली रिटायरमेंट लोग ले लेते हैं। जैसे जनरल फैज़ साहब को जब लगा था कि भाई अभी गुजारा नहीं है तो उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, वरना जनरल फैज़ साहब जैसे जो एम्बिशियस जनरल्स रहे हों वो कभी भी अर्ली रिटायरमेंट्स क्यों लेंगे? ठीक है, तो कहने का ये मकसद ये है कि अब क्योंकि कमान में चेंज आया तो उसकी वजह से अब इन लोगों ने कहा कि भाई अब जो चेंज कमान है वो अपनी एक नई चेंज टीम बनाएगी। तो इस वजह से ये एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, स्ट्रेस अगर लेना है तो आपने इस बात का ज़रूर लेना है कि भाई ये जो कर्नल रिटायर्ड लियाकत साहब हैं, ये जो कर्नल लेवल के जो लोग हैं, ये किस हद तक पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं उसको गैर जमहूरी बनाने के लिए। ठीक है, ये आपने चीज़ ज़रूर दिमाग में रखनी है। पार्लियामेंट से लेकर पनामा पेपर्स की तहकीकात और नून लीग की क़यादत के खिलाफ एहतसाब के दीगर केसेस तक रसाई, एक्सेस, पावर, इंटरफेरेंस, ये सब इनके पास था। ये इतना तो शायद किसी वज़ीर आज़म के पास भी नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर। कहने को तो वज़ीर आज़म होता है, सबका मालिक होता है, हर चीज़ वो कर सकता है, अरे भाई मुल्क का वज़ीर आज़म है, लेकिन इतनी पावर तो शायद एक वज़ीर आज़म के पास भी नहीं होगी। और पाकिस्तान की यही अलमी है। ये खबर मैंने आप तक पहुंचाई। दूसरी चीज़ जो मैंने आप तक पहुंचानी है वो फिर से एक कॉलम है, क्योंकि भाई इशू ये है कि सिर्फ मैंने जैसे कहा ना इस वीडियो के शुरू में कि सिर्फ मरीम नवाज़ एग्रेसिव नहीं हुई, इदारे भी बड़े एग्रेसिव हुए हैं, वो भी अपनी एग्रेशन की जो कार्रवाइयाँ ना वो कर रहे हैं कि भाई एक स्क्रूटनी, चेक एंड बैलेंस। और साथ ही साथ इस मामले में इमरान खान साहब तो पैदा ही एग्रेसिव हुए थे। वो जिस तरह से इंकशाफात करते जा रहे हैं, इल्ज़ामात लगाते जा रहे हैं कि बाजवा साहब ये, बाजवा साहब वो। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया भी है आपको, क्या वो ये तासुर दे रहे हैं, मैं था, मेरे साथ बाजवा साहब थे तो जी उनकी बड़ी इज्जत थी, कितने पॉपुलर थे, और अब देखो अभी तो सड़क को पे फिरने के काबिल नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे हैं ना इमरान खान साहब। तो भाई इन बातों का कोई जवाब तो होना है ना। तो भाई इन रिटर्न जो बाजवा साहब है वो भी इमरान खान साहब के राज खोल रहे हैं। ये इन दोनों की जो दोस्ती, मोहब्बत और ये जो इन दोनों का जो भी रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस, अब इसके राज मजीद बाहर आ रहे हैं। और अफसोस उन राजों को भी जानकर होता है, उन राजों को भी जानकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मतलब कहाँ से शुरू करूँ भाई। एक और कॉलम है, द फेमस जावेद चौधरी साहब का कॉलम है, इसमें आपको क्या क्या नहीं पता चलेगा। अच्छा, अभी वैसे तो ये एक पूरी फिल्म की कहानी है। वो जो स्पाई मूवीज़ होती हैं ना, वो जैसे सलमान खान की एक था टाइगर है और शाहरुख खान की पठान आई है, ये स्पाई मूवीज़ टाइप। ये पूरी जो पूरा कॉलम है ना, ये जो पूरी कहानी है, ये पूरी एक स्पाई मूवी की कहानी है। और इससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में क्या क्या कुछ होता रहा है। और ये कोई मैं 1947 की बात नहीं कर रही, अभी की बात कर रही हूँ भाई। ये 2022 तक ये सब कुछ होता रहा है। आखिरी मुलाकात आपको पता है बाजवा साहब और इमरान खान साहब की कब हुई है? 2022 में अगस्त सितंबर। और बाजवा साहब रिटायर कब हुए? नवंबर में। सितंबर तक मुलाकात होती रही है। अब आप पूछें जी क्या क्या कुछ होता रहा है उन मुलाकातों में? बड़ा कुछ होता रहा है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने तो भाई जनरल बाजवा के सामने भी यू टर्न ले लिया। जब जनरल बाजवा साहब की मुलाकातें कराई गई इमरान खान साहब से, और ये सारी मुलाकातें सदर आरिफ अलवी साहब ने कराई थी, और सदर आरिफ अलवी साहब अपनी पर्सनल कमिटमेंट को साइड पे रख के इस तगोदो में थे, क्योंकि सदर आरिफ अलवी साहब का लगातार राब्ता रहा है जनरल बाजवा साहब से। और ये मैं आपको खबरें अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर देती चली आई हूँ। अब उन खबरों की आप कह लें कि तस्दीक भी आ गई एक तरह से, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब वो छप गई है, अखबार में छप गई है, कॉलम की सूरत उसने इख्तियार कर ली है, जो कहानियाँ हैं वो जुड़ने लगी हैं। ठीक है, और क्योंकि अब जाहिर सी बात है बाजवा साहब भी अपना जवाब दे रहे हैं और वो इन कॉलम्स के ज़रिए दे रहे हैं,
इससे तो जाहिर सी बात है खुद भी एक्सपोज तो हो रहे हैं, लेकिन जितने इमरान खान साहब एक्सपोज हो रहे हैं वो भी मतलब माशाल्लाह शाबाश सुभान अल्लाह ही है। आप सिर्फ यही कह सकते हो और क्या कह सकते हैं। तो भाई मसला ये है कि जी जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब का सितंबर तक आपस में राब्ता था। अच्छा, वो राब्ता कोई फ्रूटफुल तो नहीं हुआ, चीज़ें तो मतलब उसमें कोई हतमी तौर पर डिसाइड नहीं हुई हैं, लेकिन वो इस हद तक उन मुलाकातों में बातचीत पहुंच जाती थी कि इमरान खान साहब का जो खाना था वो हराम हो जाता था। इमरान खान साहब जो है वो तो खाना भी नहीं खाया था। भाई एक मीटिंग इतना डिजास्टर हुआ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इमरान खान साहब का यू टर्न बता दूं कि उन्होंने तो जनरल बाजवा के सामने भी यू टर्न ले लिया भाई। मतलब क्या कमाल आदमी है इमरान खान साहब भाई। क्योंकि भाई जब वो मिले इमरान खान साहब से तो भाई कोई 45 मिनट की इनकी ये मीटिंग हुई, और ये मीटिंग है 1 अगस्त वाली, अगस्त 2022 में जो मीटिंग हुई, और ये 22 अगस्त की मीटिंग थी गालिबन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद यही डेट लिखी हुई है उसके अंदर। और उस मीटिंग के अंदर जी सबसे पहले तो जब जनरल बाजवा साहब मिले इमरान खान साहब से तो उन्होंने पूछा कि भाई आप मुझसे मिलना चाह रहे थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ जी मैं मिलना चाह रहा था। तो उन्होंने पूछा भाई आप मुझे मीर सादिक और मीर जाफ़र क्यों कहते हैं। तो सोचे इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया होगा। मतलब इतना चिट्टा कोरा झूठ, मतलब आप इमेजिन करें यार, मतलब जो बंदा मुल्क के आर्मी चीफ के साथ उसके मुंह पर झूठ बोल दे, जो शख्स मुल्क के आर्मी चीफ के सामने इतना बड़ा यू टर्न ले ले, वो बाजवा साहब को कह रहे थे भाई कि अरे भाई ये मैं आपको नहीं, ये मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर सादिक और मीर जाफ़र कहता था। इमरान खान साहब का मुतालबा ये था, मुतालबा ख्वाहिश, आपको पता ना ख्वाहिशात ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इमरान खान साहब हमेशा से लाडले हैं, इन मुलाकातों में भी पता चलता है कि लाडले हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी अपनी ख्वाहिश सामने रखी कि भाई आप प्लीज़ ना MQM को वापस ले लें, यानी हुकूमती बेंचेस से। आप MQM को कहेंगे, बाजवा साहब को फरमाइशें देखें इमरान खान साहब की, और बाजवा साहब के भी मैं सदके जाऊं कि वो उनकी फरमाइशें सुन भी रहे थे कि वो उनको कहते हैं कि जी आप MQM को वापस ले लें तो हुकूमत ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। जिसके जवाब में जनरल बाजवा कहते हैं कि भाई मैं कौन होता हूं कि MQM को निकालूं या MQM को शामिल करूं, क्योंकि मैं जो हूं वो कुछ नहीं कर सकता, और अगर मैं करूं भी फॉर एग्जाम्पल MQM के हवाले से तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। आप पार्लियामेंट में तो है ही नहीं, तो आप क्या कर लेंगे। MQM के निकल जाने से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बाजवा साहब ने, मतलब आप ये सोचें हैं कि एक जनरल को ये पता है कि पार्लियामान क्या कैसे चल रही है, क्या उसका नंबर काउंट है, लेकिन इमरान खान साहब को जो कि पार्लियामानी शख्स हैं और होने चाहिए, और जो कि एक्चुअली पार्लियामानी शख्स नहीं है, वो कह रहे बस जी MQM को निकाल दो, MQM को आप निकाल दें। अच्छा जी खैर जी, उसके बाद ये हुआ कि जी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं कर सकता, ये जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी मुल्क जो है वो एनार्की का शिकार हो जाएगा, मैं इस तरह से नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने खाना भी नहीं खाया, उठकर गुस्से से चले गए। उसके बाद ये हुआ कि भाई क्योंकि ऐवान सदर में ये मुलाकात हो रही थी, तो ऐवान सदर का जो स्टाफ था जहाँ पर ये मुलाकात हो रही थी, ऐवान सदर के स्टाफ ने इस मुलाकात के बाद जगहें चेक करनी शुरू कर दी कि ओ माय गॉड, ये जो जनरल बाजवा हैं और उनके साथ जाहिर सी बात है जो उनकी टीम आई हुई थी, यानी कि जो उनका स्टाफ था विच इज़ जनरल इरफान, उनके साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि पहले इस जगह को चेक कर लें कि कभी ये जो दोनों जनरल्स हैं कोई बगिंग मशीन्स तो नहीं लगा के चले गए। मतलब आप ये सोचें कि बातें करनी है आपने, डीले करनी है, और मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है, यानी कि उस टाइम पर वो जो सेम पेज था वो भी कभी सेम पेज नहीं था। आप समझ रहे हैं। और ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि ठीक है सदर का एक प्रोटोकॉल होता है, सदर के स्टाफ ने चेक किया कि भाई कहीं कोई बगिंग डिवाइसेस तो नहीं लग गई, लेकिन ये बात जब फौज को पता चली, ओए होए होए होए, उन्होंने तो इतना माइंड की था, सवाल ही पैदा। मतलब मैं भी सोच रही हूँ जनरल बाजवा साहब कहते हैं उनके, ओ माय गॉड कितना मिसट्रस्ट। बुला रहे हैं मुझे डीले करने के लिए, हैं बुला रहे हैं जनरल बाजवा को कि MQM को निकाल दो। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा था, मैं आपको मीर जाफ़र मीर सादिक नहीं कह रहा था। और जैसे वो उठ के जाते तो फटाफट जरा चेक करो, कुछ रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं छोड़ गए, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। खैर जी, उसके बाद ये हुआ कि जी फिर से सदर साहब ने बड़ी तगोदो की। 8 सितंबर का डेट है और कहा गया है कि जी दोबारा ये एक्सरसाइजेज हुई, और फिर उसके बाद दोबारा एक मीटिंग हुई। अच्छा, अब इस मीटिंग में कुछ हुआ, अब क्या हुआ इस मीटिंग में कि जी PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सेकंड टियर की जो लीडरशिप है ना, वो आपस में मुलाकात करेगी, क्योंकि जनरल बाजवा साहब की भी एक ख्वाहिश रही है, और वो ख्वाहिश हमें ये पता चली कि उनकी ये देरीना ख्वाहिश थी कि बस किसी तरह जो आरिफ अलवी साहब है ना, वो शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब को इकट्ठे बिठा दे।
कितनी कितनी मासूम ख्वाहिशात है ना, मतलब दोनों मासूम बंदे, जनरल बाजवा हमारे आर्मी चीफ और इमरान खान साहब हमारे साबिक वज़ीर आज़म, छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं। वो चाहते हैं MQM निकल जाए, हुकूमत उनको मिल जाए। बाजवा साहब चाहते थे शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब आपस में बैठ जाएं, उन्होंने कहा जी हम नहीं बैठ सकते, नहीं बैठना मैंने, इमरान खान साहब ने मना कर दिया। फिर खैर जी डिसाइड क्या हुआ, डिसाइड हुआ कि जी इमरान खान साहब यानी PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सेकंड टियर की जो लीडरशिप है वो आपस में बैठेगी। इसके ऊपर अच्छा इत्तेफाक हो गया। अब नून लीग से कौन था, नून लीग से जी अयाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, और PTI से असद कैसर और परवेज़ खटक साहब के दरमियान जो है मुलाकातें हो गई। और फिर इन मुलाकातों में ये तय हुआ, ये एक फार्मूला बना, एक आप सोचें, मतलब आप ये सारा कुछ सोचें जो फार्मूला बना। अच्छा बीच में ना ये मेरा अपना तड़का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको ये भी तो बताना ना कि कहाँ कहाँ गलत हो रहा था, कि सिर्फ इंडिविजुअल्स तो गलत कर ही रहे थे, जनरल बाजवा साहब भी कोई मतलब दूध के धुले हुए नहीं थे, और इमरान खान साहब तो खैर छोड़ ही देना। आप हमेशा कहते हैं कि यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कमांड रिस्पेक्ट। इमरान खान हैज़ बीन अ पॉलिटिशियन, वो एक सिविलियन पॉलिटिशियन है। वोटों के ऊपर उनको यकीन होना चाहिए, वोट लेकर के वो आते हैं। अगर यकीन नहीं भी है, ठीक है, इमरान खान साहब को तो किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं है, उनको अपने आप पे भी यकीन नहीं है, उनको पता है जब तक फौज उनके साथ नहीं मिलेगी वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप एक रिस्पेक्ट कमांड करते हैं उस मर्तबे की, उस रुतबे की कि जी मैं एक लीडर हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी का, और ये वो पॉलिटिकल पार्टी जो अवाम में जाती है। और हर पॉलिटिकल पार्टी जो पीपल्स पार्टी का लीडर है उसको इसके ऊपर जोम होगा कि मैं लीडर हूँ भाई एक पार्टी का। नवाज शरीफ को इसके ऊपर जोम होगा कि मैं एक पार्टी का लीडर हूँ। बिलावल को इसके ऊपर जोम होगा कि मेरे पास आई हैव द पावर ऑफ पीपल। मतलब मैं तो सियासतदान नहीं हूँ ना, मैं किसी पार्टी की लीडर हूँ, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए जब मैं इमेजिन करती हूँ ना इनकी लाइफ, तो मुझे आता है कि यार ये क्या नशा होगा ताकत का, ये कितना नशा होगा, इस ताकत का कितना ज़्यादा नशा होगा, इस वाली ताकत का, कि अगर मुझे पता हो कि मैं एक पॉलिटिकल जमात की लीडर हूँ और उस पॉलिटिकल जमात की लीडर हूँ जिसके पास अवाम की ताकत है, ओए खोए खोए खोए, ये तो किसी भी आर्मी चीफ से ज़्यादा नशा है भाई। लेकिन इमरान खान उनसे फरमाइशें करते रहे, अपनी पावर अपने आप को गिराते रहे, और आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते चले गए यहाँ तक कि उनके रिटायर होने का वक्त आ गया। तो फॉर्मूला, वापस आ जाए फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या था जी, फॉर्मूला ये तय हुआ कि जी दिसंबर में 2022 में दिसंबर में हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाएगी, मियाँ नवाज शरीफ के तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे और वो वापस आ जाएंगे, और 6 माह की केयर टेकर हुकूमत बनेगी, और इलेक्शन जून में होंगे। यानी इलेक्शन 2023 जून में हो और 2022 दिसंबर के अंदर जो है ये हुकूमत मतलब ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो है इमरान खान की मांग, क्योंकि इलेक्शंस की थी, तो इमरान खान को इलेक्शन मिल जाएंगे, नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी, वो पाकिस्तान आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन थी। इलेक्शन कमीशन को भी इस हवाले से इज्जत मिल जाएगी, और साथ ही जो जनरल बाजवा साहब है उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी इन्फॉर्मेशन उस बाजवा साहब की सोर्स की तरफ से आ रही है, उस तरफ से आ रही है, तो भाई बाजवा साहब ने तो अपना बताना था ना कि जी मैंने कितने अच्छे इक़दाम किए और मैंने कितना बड़ा सैक्रिफाइस दिया। तो बाजवा साहब ये कहते हैं कि जी मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता था, मैं 29 नवंबर को रिटायर हो जाऊंगा, और उन्होंने फार्मूला ये कह करके रद्द कर दिया। और इसलिए भी रद्द किया क्योंकि ये जो फार्मूले की जो बात थी ना, ये लीक आउट हो गई। असल मुद्दा ये बात लीक आउट हो गई, और फिर बाजवा साहब ने डिसाइड किया कि भाई नहीं, मैं तो एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मैं 29 नवंबर को चला जाऊंगा और दैट्स इट। नवाज शरीफ ने यहाँ पे ये किरदार अदा किया कि लंदन में बैठे नवाज शरीफ को जब ये तमाम तर बातें पता चली कि ये फार्मूला तय पाया, तो नवाज शरीफ ने तब 2 बातें की। नवाज शरीफ साहब ने इस फार्मूले को मुस्तरद किया, और नवाज शरीफ ने कहा कि भाई मैं इस फार्मूले को इसलिए मुस्तरद करता हूँ क्योंकि इस फार्मूले से मेरी इज्जत बहाल नहीं होगी। नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी इज्जत इस फार्मूले से बहाल नहीं होगी, और मैं किसी लेन देन के चक्कर में पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहता, मैं मेरिट पर वापस आना चाहता हूँ, मुझे ये फार्मूला काबिल कबूल नहीं है। याद है आपको, अब मैं आपको वापस लेके जाती हूँ, याद है आपको कि इमरान खान साहब बार बार कहते थे नवाज शरीफ नहीं मान रहा इंतखाब के लिए, नवाज शरीफ नहीं मान रहा इंतखाब के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ ने फैसला किया कि मैं किसी लेन देन के चक्कर में पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहता। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें बताने वाली हूँ। नंबर 1 ये कि जी जनरल बाजवा साहब ने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक थी। नंबर 2, जनरल बाजवा साहब अपनी रिटायरमेंट के करीब तर दिनों में भी
इमरान खान साहब को ये कहते रहे कि आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज अभी बाकी है, आप असेंबली से ना जाएं, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं मानी गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि गाहे बगाहे चाहे बाजवा साहब अपने जितना चाहे मर्जी मौक़िफ़ पेश करें इमरान खान साहब के इल्ज़ामात लगाने के ऊपर, लेकिन ये चीज़ तय है इन सीरीज ऑफ कॉलम्स और उनके वर्डिक्ट्स के ऊपर जो वो इधर उधर से लोगों को पहुंचा रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब इंटरफेयर करते रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जो शौकत तरीन साहब हैं इनको आप प्लीज़ वज़ीर ख़जाना ना बनाएं, क्योंकि उनके अपने ख़िलाफ़ जो है नैब के 8 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं और उन केसेस को जनरल फैज़ को कह करके ख़त्म कराया गया। और इमरान खान साहब आपके सामने क्या फिल्म चलाते हैं आवाम के सामने, कहते हैं ना कि मैं तो करप्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो जनरल बाजवा हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो करप्शन को कोई जुर्म नहीं समझते थे। शौकत तरीन साहब के केसेस माफ कराए गए इमरान खान के कहने के ऊपर। इमरान खान ने बोला जनरल बाजवा को, और जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ को, और फिर जनरल फैज़ ने शौकत तरीन के नैब से केसेस ख़त्म कराए। ये है असलियत। और ये भी असलियत है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे के अंदर इमरान खान साहब जा रहे थे असेंबलियों से और वो कह रहे थे मैं असेंबलियाँ तहलील कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा असेंबलियाँ, तब भी जनरल बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने मैसेज किया इमरान खान साहब को कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर, आप सिर्फ एक मैच हारे हैं। वैसे तो खैर उस टाइम पे उनको प्राइम मिनिस्टर कहना बनता ही नहीं था, मैसेज के अंदर भी उनको प्राइम मिनिस्टर कहना बनता नहीं था जनरल बाजवा को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे के अंदर। लेकिन एनीवेज उन्होंने उनको मैसेज किया और वो कह रहे हैं कि जी हमने मैसेज किया कि प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, आप सीरीज़ अभी बाकी है, आप समझ रहे हैं। लेकिन इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इमरान खान साहब ने, क्योंकि इमरान खान साहब नाराज़ थे कि भाई आपने तो मेरी हुकूमत गिरा दी। और जब इमरान खान साहब नाराज़ थे कि जी आपने मेरी हुकूमत गिरा दी, तो फिर उनसे सवाल पूछा गया बाजवा साहब से कि आपने क्यों गिराई उनकी हुकूमत, आप पहले भी तो माजी में उनकी मदद करते रहे हैं, आप इस दफ़ा भी उनकी मदद कर लेते। तो गैस व्हाट जनरल बाजवा साहब ने क्या जवाब दिया। जनरल बाजवा साहब ने इसका जवाब दिया कि भाई हमारी रीडिंग थी, हमारी मतलब जनरल बाजवा और उनके इदारे की ये रीडिंग थी कि ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं। क्यों ख़तरनाक है इसकी भी ये चीज़ें सुन लें और फिर उसके बाद मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगी। मतलब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ये चीज़ें एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिल सकूँ। इसलिए ख़तरनाक थी क्योंकि उन्होंने बोला, एक एग्जांपल उन्होंने शेयर की कि वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस के सामने कुछ पंजाबी में नाजेबा चीज़ें पंजाबी में बोली, और जाहिर सी बात उनके ट्रांसलेटर बैठे होते थे और ट्रांसलेटर ने एज इट इज़ वो चीज़ें जब ट्रांसलेट की तो ये बायलैटरल टाइज के लिए बहुत बुरा था। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो कि शेयर की गई है। ऐसे चलता रहा है मुल्क, आप जानते हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए भी ये वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बात आप लोगों से करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पिछले 4 सालों में ये मुल्क ऐसे चलता रहा है। आपकी पार्लियामान, आपके बजट्स, आपकी कानून साजी, आपके नैब केसेस, आपकी हुकूमतें बनाना, हुकूमतें छोड़ना, असेंबली में आना, असेंबली में जाना, असेंबलियाँ तहलील करना, हर जगह पर इमरान खान को एक सहारे की ज़रूरत थी। वो सहारे आखिरी लम्हे तक, आखिरी मोमेंट तक तलाश करते रहे। और जनरल बाजवा भी अपनी रिटायरमेंट के आखिरी महीनों तक, सितंबर तक तो उनसे बैठ के मुलाकातें और डील्स कर रहे थे कि ये हम कर सकते हैं। उसके बाद जैसी बात है, जब चीज़ें लीक आउट हो रही थी, जब चीज़ें निकल रही थी, जब चीज़ें, आपको पता है खबर आजकल कहाँ छुपती है, तो तभी जनरल बाजवा को ये लगा कि भाई ही इज़ वेरी क्लोज टू हिज रिटायरमेंट, अब वो इतना बैगेज लेकर के क्यों जाएँ। तो भाई ये ऐसे चलता रहा है आपका मुल्क पिछले 4 साल। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।